नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में आज दूसरी कड़ी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इन दोनों महत्वपूर्ण चार्टर के बाद भी कंपनी के अंदर ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाने वाला प्रयास पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो सका। इसलिए अगला जो चार्टर महत्वपूर्ण हो जाता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इस चार्टर को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब ये चार्टर ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तो उस समय जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट के द्वारा यह चार्टर लाया गया था और इस चार्टर के द्वारा बहुत सारे अप्रत्याशित बदलाव किए गए कंपनी के अंदर। सबसे पहले तो इसमें यह बदलाव किया गया कि कंपनी के अंदर पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई। जैसे आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो इसका जो जवाब होगा वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन को कई चरणों में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे बंगाल में इतिहास पढ़ने के दौरान आप देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। इसके बाद आप देखेंगे 1919 का जो अधिनियम आता है उसके बाद उस दौरान भी आप देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। फिर 1935 के अधिनियम में आप देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो द्वैध शासन का एक जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो ये है कि जब किसी एक ही व्यवस्था पर दो तंत्र मिल करके शासन करें तो उसे हम कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक हम लियोनेल कार्टिस को मानते हैं क्योंकि लियोनेल कार्टिस ने एक डायरकी का एक सिद्धांत लेकर के आए थे और उन्हीं के इस सिद्धांत पर द्वैध शासन की परंपरा मानी जाती है। तो सबसे पहले यह जानिएगा कि कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब ये कंपनी में द्वैध शासन था क्या, तो सबसे पहले यह जानिएगा कि कंपनी में पहली बार कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही एक संस्था प्रचलन में थी। जब कंपनी की स्थापना हुई उस दौरान ही एक संस्था गठित की गई थी जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, जिसके बारे में पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि इसके कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 24 थी। तो 24 सदस्यों का एक समूह था जिसे हम कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यही जो व्यापारिक कार्य थे उनको देखती थी, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी संस्था जो बनाई गई उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। विद्यार्थियों, यह दोनों संस्था इंग्लैंड में स्थित थी और इंग्लैंड में स्थित होकर भी यह भारत में कंपनी के बहुत सारे विषयों पर प्रभाव डालती थी। तो व्यापारिक कार्यों के लिए जो संस्था थी वो कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और प्रशासनिक कार्यों के लिए जो संस्था थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो सदस्यों की संख्या थी वो 24 थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 थी। इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य जो सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल होती थी उस प्रिवी काउंसिल से चुने जाते थे। प्रिवी काउंसिल से 4 सदस्यों का चयन होता था। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और एक और अन्य सदस्य होता था। तो इन 6 सदस्यों के समूह से मिल करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता था। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये पूरी तरीके से ब्रिटिश सम्राट के ऊपर निर्भर था, यानी कि इनकी नियुक्ति से लेकर के इनके पद से हटाने तक के पूरे जो अधिकार थे वो ब्रिटिश सम्राट के पास थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कार्य था इसका
कार्य था कि कंपनी देश के अंदर यानी कंपनी भारत में जो भी किसी राजा के द्वारा संधि करेगी या फिर किसी राजा के द्वारा कोई मित्रता का प्रस्ताव रखेगी या शत्रु का निर्धारण करेगी या युद्ध करेगी या किसी प्रकार का कोई ऐसा सलाह मशवरा या कोई भी ऐसे कार्य होंगे जो एक तरह से राजनीतिक घटनाक्रम के अंग माने जाते हैं, उन सभी के कार्यों का जो निर्देशन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था और जो व्यापारिक कार्य था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। तो कहने का मतलब है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी में द्वैध शासन लेकर के आया और इसके द्वैध शासन के आधार पर ही कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला कार्य था जिसे हम कहते हैं व्यापारिक कार्य और दूसरा कार्य था प्रशासनिक कार्य। क्योंकि आप जानते ही हैं कंपनी भारत में व्यापार करने के ही उद्देश्य से आई थी, लेकिन उनके सामने बंगाल और भारत के जो अनुकूल परिस्थितियां थीं उनके हिसाब से उसका उन्होंने लाभ उठाया और व्यापार के साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक कार्य भी आरंभ कर दिए। और एक ही संस्था के द्वारा जब प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य दोनों किए जा रहे थे तो इससे कंपनी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई थी और इसका प्रभाव कंपनी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और कंपनी के शासन पर भी पड़ा। इसको लेकर के कंपनी की ख्याति भी इंग्लैंड में बहुत दुर्बल हो गई। यहाँ देखिएगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हमने जाना कि ये दोनों संस्थाएं कहाँ स्थित थी, तो इंग्लैंड में स्थित थी। तो ये पहला कार्य हुआ जो विशेष था कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत। दूसरा कार्य हम देखते हैं कि दूसरा इसमें क्या बदलाव हुआ। अगला बदलाव जो माना जाता है वो ये माना जाता है अगला महत्वपूर्ण खंड ये माना जाता है कि जो 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। 1784 के इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सदस्यों की जो संख्या थी उसको घटा करके एक बार 3 कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिए गए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बार 1833 का जब चार्टर आएगा तो लॉर्ड मैकाले को अस्थायी सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य के रूप में दोबारा उसकी नियुक्ति होती है। फिर 53 में वो कार्यकाल अस्थायी हो जाता है। तो अभी सामान्य रूप से इतना ही जानिएगा कि कब गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई, इससे भी प्रश्न आ चुके हैं तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला ये प्रस्ताव लाया गया कि जो केंद्रीय आदेश था यानी कि बंगाल के गवर्नर के आदेशों का अगर अनुपालन मद्रास और बम्बई के कार्यपालिका परिषद या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा नहीं किया जाता है तो बंगाल के गवर्नर के पास यह अधिकार था कि उन दोनों प्रांतों के परिषदों को बर्खास्त कर सकता है, आज भी यह परंपरा हमारे संविधान में बनी हुई है। हालांकि इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो सामान्यतः यह दुरुपयोग माना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 इस विषय में चर्चा करता है कि अगर केंद्र की सरकार के आदेशों का अगर राज्य अवमानना करता है या राज्य के द्वारा पालन नहीं किया जाता है या राज्य केंद्र के आदेशों के विरोध में जाता है तो उस दशा में केंद्र के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दे। तो ये परंपरा भी माना जा सकता है कि कब से शुरू हुई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी कि केंद्र के प्रभुत्व की शुरुआत कब से मानी जा सकती है शासन के तंत्र के रूप में, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, 2 ये महत्वपूर्ण देखा और एक और महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि भारत में जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे उनके द्वारा जो भी अवैध कार्य किए जा रहे थे भारत में, उसके विरुद्ध, उन अवैध कार्यों के विरुद्ध इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना हुई। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना हुई, एक न्यायालय की स्थापना की गई।
यानी कि कर्मचारियों के जो भारत में आचरण थे, अनैतिक आचरण थे, चाहे वो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हों, प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े हुए हों, उनकी गुणवत्ता और उसके दंड के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमने इस दौरान 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा। पहला ये देखा कि कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसमें 2 तंत्र बनाए गए, एक जो व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए और दूसरा तंत्र जो प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए। तो व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए जो तंत्र पहले से ही बना हुआ था, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए एक नई संस्था गठित की गई जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। ये तंत्र, ये जो दोनों तंत्र हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 1858 के अधिनियम तक ये अनवरत रूप से चलते रहते हैं। उसके बाद इनका अंत होता है। तो 1858 के अधिनियम के समय भी हम इन पर चर्चा करेंगे। तो द्वैध शासन के बारे में जाना। अगला हमने जाना कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी, उसे घटा करके 3 कर दिया गया। अगला बदलाव किया गया कि दोनों प्रांतों के जो परिषद हैं, अगर या जो गवर्नरों की जो परिषद है, अगर वो बंगाल के गवर्नर के आदेशों की अवमानना नहीं करता है या अवमानना करता है या उनसे अलग राय रखता है या विरोध करता है, तो उस दशा में बंगाल के गवर्नर को यह अधिकार है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को और उनकी परिषदों को बर्खास्त कर सकता है। इसके साथ साथ एक और बदलाव किया गया, जिसे हम कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत के कर्मचारियों और अधिकारियों के आर्थिक और प्रशासनिक आचरणों का आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा और गलत पाए जाने पर दंड देगा। तो यहाँ हमने 4 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। आगे बात करते हैं 1786 के चार्टर के ऊपर। 1784 के बाद 1786 का एक सामान्य चार्टर आता है। यह चार्टर मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, विवश करने के लिए लाया गया था। या यह भी कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने अधिकारों में वृद्धि के लिए ब्रिटिश संसद के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वह एक संप्रभु और एक अधिकार संपन्न गवर्नर जनरल के रूप में भारत में जाना चाहता है। और ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस मांग को स्वीकारा और 1786 में एक चार्टर आया जो विशेष करके लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए था। और उस चार्टर में यह निर्धारित किया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वह सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा या सेनापति होगा। तो आपसे अभी सवाल पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल जो सेनापति के रूप में अपनी सेवाएं दिए या सैन्य शक्तियों से परिपूर्ण पहला गवर्नर जनरल कौन माना जाता है, या कौन सा ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसने सेना की सभी शक्तियां अपने हाथों में धारण कर ली थी। तो 1786 का चार्टर केवल उसके ही पास था, उसके उद्देश्य से ही लाया गया था। अगला बात करते हैं 1793 का चार्टर। विद्यार्थियों, कई बार आपके मन में इस बात को लेकर के भी संदेह होता होगा कि 1773 के चार्टर के बाद 1793 का चार्टर आता है, 1793 के चार्टर के बाद 1813 आता है, फिर 33 आता है, फिर 53 आता है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि एक नियमित अंतराल होता है 20-20 वर्षों का। आखिर 20-20 वर्षों के अंतराल होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो यह जानिएगा कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो स्थापना के बाद उसे 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जब 1609 में जब वहाँ के शासक जेम्स बने तो उन्होंने कंपनी को अनवरत काल तक भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, एकाधिकार दे दिया। लेकिन जब बाद में आप देखते हैं कि कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार होता है और अनियमितता बढ़ती जाती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक बार फिर से कंपनी पर
एक निर्धारित समय तक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करने की ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो 1773 में जो 20 वर्षों का एकाधिकार मिलता है वो 1793 में समाप्त हो रहा होता है और उसी 1793 के चार्टर के द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए एक बार फिर उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। फिर 13 में जाके देखेंगे तो फिर 33 तक के लिए मिलता है, फिर 33 के बाद फिर 53 के लिए मिलता है। तो यह एक क्रम आपको दिखाई देता है कि 73 के बाद 93, 93 के बाद 13 और 13 के बाद 33 और फिर 53। जैसे अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप जैसे देखिए, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के दौरान आपको 8 वर्षों या 10 वर्षों या 15 वर्षों का जैसी आपकी अवस्था होती है, उम्र होती है, उस उम्र के हिसाब से जो परिवहन विभाग होता है उसके अधिकारी आपको उस उम्र के हिसाब से ही आपको उतने समय तक उस लाइसेंस के लिए वैध मानते हैं। कुछ समय बाद वो फिर से दोबारा आपको आमंत्रित करते हैं या कहते हैं कि 18 वर्षों के बाद या 15 वर्षों के बाद आप दोबारा आइए और आपके लाइसेंस को हम दोबारा रिन्यू करेंगे। लगभग उसी के समकक्ष ये प्रक्रिया भी मानी जा सकती है। तो हम बात करते हैं 1793 के चार्टर के ऊपर। 1793 का चार्टर 1793 का चार्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्य रूप से एक महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्यों का जो वेतन था, इनका वेतन भारतीय राजकोष से देना शुरू किया गया। भारतीय राजकोष से देना आरंभ किया गया। ये पहली बात है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 वर्षों के लिए एक बार फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक ना, व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ एक और बदलाव हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय अब बनाए गए कानूनों की व्याख्या करेगा जैसा कि आज भी करता है। आज भी सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संविधान का वास्तविक व्याख्याता है और आज भी उसके पास यह अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति होती है, उसी शक्ति के आधार पर वह संविधान का व्याख्या करता है, जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कानूनों का व्याख्याता होगा या कानूनों को समझाएगा या स्पष्ट करेगा, उनका स्पष्टीकरण देगा। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1793 के चार्टर के द्वारा। तो 1793 के चार्टर में हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। पहला ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से देना प्रस्तावित हुआ, और इसके बाद दूसरा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार दिया गया कि किसी भी बनाए हुए कानून की वो व्याख्या करे, और आज भी वह व्याख्या करता है हमारे संविधान में। इसीलिए इन विषयों को महत्वपूर्ण मान करके संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम इसे शामिल करते हैं। धन्यवाद।